जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के बाद आप लोग हिंदी का बुक पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ उससे आप अच्छे से याद कर लो। बोर्ड एग्जाम में आप एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। हिंदी में भी 100 में 100 आपका नंबर आएगा अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो। क्योंकि दोस्तों आज के बाद से आपको मैं हिंदी का बुक बोलूँगा ही नहीं पढ़ने के लिए। मैं जो भी प्रश्न बताऊँगा पूरा वही VVI प्रश्न रहेगा और पूरा A to Z आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा। यानी कि आपको मैं बहुत बोझ आपका हल्का कर दिया कि आपको बुक पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से याद करो, ठीक है। तो चलिए, समय नहीं है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को आपके दिमाग में मैं भर देता हूँ, आपके मेमोरी में मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो बच्चों लोग आप लोग याद रखना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी सन 1956 ईस्वी में। अगर कोई पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ तो बता देना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक एक के बारे में आप लोग जानकारी हासिल करना है, ठीक है। मैं सबके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, आपको बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। तो कास्ट के नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है 20 के दांत। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और 20 के दांत पाठ क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है। तो बच्चे लोग आंसर क्या होगा? C नंबर इसका भी आंसर होगा। दूसरा का भी आंसर C नंबर और तीसरा का भी आंसर C नंबर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन से, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब किस कहानी के पात्र है? तो बच्चों लोग याद रखना, सेन साहब जो कहानी के पात्र वो 20 के दांत कहानी के ही पात्र हैं। सेन साहब 20 के दांत पाठ के मतलब की कहानी के पात्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्यिक विद्या की है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत क्या है, मैं खुद बता देता हूँ। भारत से हम क्या सीखे पाठ किस साहित्यिक विद्या की है? तो बता देना आप लोग, भाषण इनके लेक्चर है, ठीक है। और इनके लेखक कौन है? मैक्स मुलर, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्स मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर जर्मनी में जन्मित हुए थे, ठीक है। और इनका एक पाठ है भारत से हम क्या सीखे, भाषण, इनका एक भाषण है भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रज है? हर स्टूडेंट इसका आंसर बता देगा, क्योंकि इसका आंसर आप सभी के सामने है, ठीक है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रज है? तो अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत होगा। आप लोग सोचोगे सर हिंदी होगा, नहीं, संस्कृत होगा। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, ठीक है। इसलिए तो हमारे बोर्ड में अभी तक संस्कृत का चर्चा हो रही है, क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत को कौन कैसे भूल सकता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? ऑलरेडी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। शायद 1907 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। लेकिन यह प्रश्न किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से? तो एक छोटी बेटी ने पूछा था। किसने पूछा था? एक छोटी बेटी ने ही पूछा था लेखक से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या आपके पास जवाब है नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगर किसी के पास जवाब है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही आपको हर विषय का मतलब बेसिक और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए जो एग्जाम में 100% लड़ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के अलावा आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड है पूरे भारत में कि आपको MCQ क्वेश्चन का तैयारी कराने वाला नंबर 1 एजुकेशनल चैनल स्टडी प्लस है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको मतलब कि वीडियो देखिएगा और एक एक वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए तो मैं फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे चुका हूं। आप चाहो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, नाखून मनुष्य का। तो आप लोग समझ सकते हो, आप अपने मन से बताइए नाखून मनुष्य का क्या है। ऑप्शन पढ़िएगा तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि नाखून हमारा क्या है। तो नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। आप सभी को पता होगा कि पहले मनुष्य
नाखून के इस्तेमाल से ही हर काम करते थे, चाहे वो शिकार करना हो या फिर कोई भी काम करते थे नाखून के ही मदद से करते थे। आज ना यानी कि वर्तमान समय में ना आज मतलब कि मानव बहुत आगे जा चुका है, लेकिन ये नाखून बहुत पहले हम लोगों का रक्षक था एक तरफ से समझिए तो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से? देवनागरी लिपि के नाम से। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया? महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया जो सिक्का था वो किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ठीक है। लगातार आंसर आ रहा है 8, 9, 10 का ए आ रहा है, ठीक है। लगातार आ रहा है ना आंसर 8, 9, 10 का ए नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? आप सभी को पता होगा कि बहादुर जब घर से भागा था तो क्यों भागा था ना, तो अपनी माँ के मार के कारण बहादुर अपने घर से भागा था। लेकिन बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से? नेपाल से। आंसर देखो सी नंबर में दिया है, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। जबकि 12 नंबर क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो आपको सभी को पता होगा जब बहादुर के यहाँ मेहमान आए थे, उनके रिश्तेदार आए थे, तो रिश्तेदार के पत्नी के ना 11 रुपये खो गए थे, जिसका इल्जाम बहादुर के ऊपर लगाया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? 11 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है 33 यानी 13 नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है, अधम। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो मैं आप सभी को इनके पूरे कुंडली के बारे में बता देता हूँ, अच्छे से जान लो। पहले तो इसका आंसर देख लो, 27 वर्ष की उम्र में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और कहाँ पर? तो लखनऊ में। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध है, तो लखनऊ घराने से आप लोग टिक लगा देना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और हम बता दें आपको, इनको 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि देखा जाए तो 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1992 ईस्वी में, ठीक है। क्योंकि 54 वर्ष यानी कि 1938 में 54 ऐड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छे से इनके बारे में याद रखना। शंभू, पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज अपने माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। एक एक क्वेश्चन इनके बारे में आप लोग याद रखना। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको उठाकर बता दूं, आपके एग्जाम में लड़ाई नहीं, मैं आपको एग्जाम में आने वाले ही प्रश्न बताता हूं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? मैं कोशिश में हूँ, मैं पता है आपको क्या कोशिश में हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि सभी बच्चे को ऑब्जेक्टिव इतना मजबूत करा दूं ना, ताकि वो ऑब्जेक्टिव से 200 नंबर पार कर ले। 230 नंबर है ना आपका ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव में 200 नंबर पार कर लेगा तो सब्जेक्टिव में आराम से वो गर्दा मचा देगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में आराम से वो गर्दा मचा देगा। यानी कि हर छात्रों के मैं जुबान से यही सुनना चाहता हूँ, सर मैं फर्स्ट आ गया, सर मैं फर्स्ट आ गया। लेकिन मैं उसमें भी सुनना चाहता हूँ फर्स्ट में 400 मेरा आ गया, मेरा 400 आ गया, मैं ऐसे सुनना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को थोड़ा अच्छे से मेहनत कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और ठीक है। तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो ठीक है। चलिए 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अभिमन्यु में कितनी लिखता है? अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? 35 कविताएं लिखी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। मछली एक सामाजिक कहानी है, जो आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? सादिक हुसैन। क्या था जी? सादिक हुसैन नाम था। आंसर होगा सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय जो संस्कृति वो किसका प्रतीक है? विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा जी? आंसर डी नंबर सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन से आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो गुरु नानक के बिना, राम नाम के बिना, ठीक है। गुरु नानक जी कहते हैं जो व्यक्ति जन्म लेता है और राम नाम का जप नहीं करता है, राम नाम का नाम नहीं लेता है, तो उनका जन्म भी व्यर्थ है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं और आपका जन्म हुआ है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, तो आप राम नाम का जरूर नाम लीजिएगा। अगर आप राम नाम का नाम नहीं लेते हैं तो समझिए कि आपका जन्म व्यर्थ है, ठीक है। ये मतलब गुरु नानक जी के अनुसार कहना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु नानक हमारे निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। आंसर होगा आपका ए नंबर, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 21 यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन से, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? अष्टयाम जो कृति है ना वो रसखान की नहीं है, क्योंकि प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये सब रसखान जी की कृति है। बट यहाँ पर जो आपको दिया गया अष्टयाम ये नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि है? घनानंद जी किस काल के कवि हैं? तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या होगा जी? हाँ बिल्कुल रीतिकाल के कवि हो, घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर प्रश्न है, अति सूदो स्नेह कुमारक शीर्षक सभया किसकी रचना है? अति सूदो स्नेह कुमारक शीर्षक सभया किसकी रचना है? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, घनानंद की है। किसकी है जी? घनानंद की है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन किस युग के कवि है? प्रेमधन किस युग के कवि है? तो भरतेंदु युग का। ये तो आसान है क्वेश्चन, सबको ही बता देगा, भरतेंदु युग के, ठीक है। किस युग के कवि है? प्रेमधन जो है ना वो किस युग के कवि है? तो आपका आंसर होगा ए नंबर वाला, भरतेंदु युग के कवि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो गाँव की निवासिनी है मेरे दोस्त, गाँव की निवासिनी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर है, यानी कि मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। क्या है जी? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। आंसर होगा ए नंबर वाला, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन से, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? आंसर होगा बी, मिलन यामिनी जो कृति है वो अज्ञेय जी की नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन से, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो 28 का आंसर होगा उपन्यास, ठीक है। 28 का आंसर होगा उपन्यास। क्या होगा जी? उपन्यास होगा। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास होगा, ठीक है। 28 का आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण कैसे कवि है? संवेदनशील कवि। आंसर होगा बी नंबर, कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं। आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, वेरी टॉप क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो 30 का हम लोग आंसर टिक लगाएंगे, वीरेन डंगवाल, ठीक है। वीरेन डंगवाल जी का नाम सुना ना? एक मिनट, हमको थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। इसी दुनिया में, एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम मतलब इस क्वेश्चन को हम कमेंट करके आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में, हाँ एक में वीरेन डंगवाल कौन है? हाँ शायद सही है, ठीक है, वीरेन डंगवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, चौखट में बेटे को क्या नहीं आटता? चौखट में बेटे को क्या नहीं आटता? क, ठीक है। यानी कि हम लोग सबसे जो शुरुआती वर्ड हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं वो क करते हैं, ठीक है। उसके बाद से 0 1 2 में तो उधर 0 1 से शुरू करते हैं, नहीं तो इधर हम क से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता है ना कि क बनाने में हम लोग कितना मेहनत किए होंगे। आपको पता है कि बचपन में हम जब क बनाते थे तो नहीं बनता था, लेकिन क बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? बंगाल की प्रकृति। कवि मतलब कि वापस बंगाल की प्रकृति लौटने की बात करते हैं। आंसर होगा डी नंबर। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है जीवनानंद दास, और जीवनानंद दास बंगला भाषा के कवि है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम मतलब कि एक ही पार्ट का है, ठीक है, 32 और 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म शायद जर्मनी में हुआ था, इनका भी जन्म शायद जर्मनी में ही हुआ था, शायद नहीं बल्कि जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। तो आंसर याद रखना, गीतात्मक। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है तो गीतात्मक, आंसर होगा ए नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन से आपका
दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उर्वशी। उर्वशी आंसर होगा आपका ए नंबर। ये तो सबको पता है, सबको इस क्वेश्चन को बहुत पहले से अच्छे से याद किया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कहता है ना कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में धुई मुई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो जनता के लिए किया गया। बहुत लोग बोलेंगे सर पड़ोसी की बच्ची के लिए, नहीं, इसका आंसर होगा डी नंबर, जनता के लिए धुई मुई शब्द का प्रयोग किया गया जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मंगमा क्या काम करती थी? तो मंगमा का काम यही था कि गांव-गांव में घूमकर दही बेचने का काम करती थी, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन था मंगमा थी, तो मंगमा एक अंधविश्वासी थी। अंधविश्वासी मतलब समझते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं? सातकोड़ी होता उड़िया। उड़िया का नाम सुने हो ना? हाँ, वो उड़ी जाएंगे आसमान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? तो ज्योतिषी ने मंगू के बारे में कहा था कि आने वाले अगन के महीने में मंगू अच्छी हो जाएगी। ऐसे मतलब कि राय दिया जा रहा था उसको अस्पताल ले जाने के लिए, क्योंकि ज्योतिषी को भी मतलब ये तबीयत खराब था जिसके चलते वो अस्पताल में गई थी, तो वहाँ से वो ठीक होकर वापस आई तो मंगू के बारे में बोली कि आने वाले अगन के महीने में मंगू अच्छी हो जाएगी अगर इसको अस्पताल में ले जाया जाए तो, ठीक है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है पहले दिन पापति को क्या था? पहले दिन पापति को बहुत तेज बुखार हुआ था, सबको पता है। और यहाँ पर बुखार की जगह मेनिंजाइटिस शायद एक और देता है वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है बुखार। उसको इंग्लिश में बोल देते हैं बट इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिख देता है, ठीक है। तो पहले दिन पापति को बुखार हुआ था। क्या हुआ था मेरे दोस्त? बुखार हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ धरती कब तक घूमेगी की नायिका सीता। और हिमालय शब्द की कौन सी संज्ञा? हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय जो शब्द में संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हिमालय में खास वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अधिक संज्ञा। अगला क्वेश्चन से मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं सर्वनाम हूँ। तो मैं रामायण पढ़ता हूँ इसका मतलब समझ सकते हैं ना? मैं रामायण पढ़ता हूँ, ता हूँ का मतलब क्या हुआ? मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। ती हूँ रहता तो मैं लड़की होता, लेकिन ता हूँ तो क्या हो गया आपका? पुरुषवाचक हो गया, क्योंकि मैं पुरुष हूँ इसलिए मैं रामायण पढ़ता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी लड़की भी रामायण पढ़ती है बट ती रहता तब ना कहते हैं हम वो लड़की पढ़ती है, नहीं, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं लड़का हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से स्वर्ग का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्गीय दिया होगा कहीं, देखिए तो स्वर्गीय दिया है, हाँ दिया तो है सी नंबर में। स्वर्ग का स्वर्गीय हो जाएगा, मित्र का मित्रता हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दो कारक चिन्ह है। तो देखिए एक तो कारक चिन्ह आपका ने हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ये को हो जाएगा। तो राम ने रावण को मारा, तो सबसे पहले आप लोग याद होगा कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान से जुदाई, ये सब आप लोग याद किए होंगे, 8 कारक होते हैं, ठीक है। तो कर्ता ने हो जाएगा और कर्म को हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला ही मैच कर जा रहा है, कर्ता ने कर्म को। आसानी से हम लोग आंसर पकड़ लिए, ए नंबर हो जाएगा। पकड़ लिए कि नहीं? अब बताइए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। नाउन आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर जरूर बता सकते हैं, सभी विद्यार्थी बता सकते हैं, ठीक है। अब बताइए व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा बी प्लस उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में पता है कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, ठीक है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि, जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। विसर्ग संधि, हाँ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन महात्मा में समास बताइए। महात्मा, महान, महात्मा का मतलब क्या हुआ? महान। तो आंसर क्या होगा? कर्मधार है। क्या होगा जी? कर्मधार है होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से आपका अगला क्वेश्चन 51 नंबर छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? अरे यार गजब का क्वेश्चन पूछा, मुहावरा का अर्थ आपको बताना है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, समीप रहकर कष्ट देना छाती पर मूंग दलने के बराबर के होता है। और 52 नंबर क्वेश्चन है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है मेरे दोस्त हिम्मत पस्त करना, आंसर होगा आपका बी नंबर। तो आप लोग इस वीडियो से क्या सीखे, कितना प्रश्न याद हुआ और कितना प्रश्न आप लोग को याद पहले से था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग मेरा जो भी वीडियो देख लेते हो आता है
तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका, फरवरी में एग्ज़ाम है, 1 महीने टाइम बचा हुआ है, 1 महीने 1 दिन के बराबर है। तो ऐसे सोचकर आप लोग पढ़ाई करिएगा कि कल मेरा एग्ज़ाम है तो आज हमको कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। आप इस समय नया नया चीज़ को पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, जो भी पढ़ें उसको रिविज़न करिएगा, उसी में से आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात अच्छा लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, मेरे साथ जुड़े रहोगे, आपको पता है ना एग्जाम में मैं हेल्प करता हूँ जो पेपर लीक होता है। हाँ समझ गए होगे, अच्छे से नहीं बताऊंगा नहीं तो कोई कंप्लेन कर देगा, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।